नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वर्ष इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के लिए हिंदी में प्रश्न संख्या 6 पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। हम आप लोगों को दिखाते हैं कि प्रश्न संख्या 6 में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है और वो किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में हमसे पूछा जाता है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इनमें से या तो आपको बहादुर का लिखना है या पंचलाइट का लिखना है, और उसके बाद फिर नीचे अथवा करके दिया है यहाँ पर कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथास्तु संक्षेप में यानी अपने शब्दों में लिखिए। तो 3 कहानी में से आपको एक कहानी का कथास्तु या जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रकार से आपको उत्तर लिखना रहेगा। तो हम लोग आज इसी का उत्तर लिखेंगे। इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रायः कथा साहित्य में संकलित कहानियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कथा साहित्य में संकलित कहानियों पर आधारित प्रश्न में हम 4 ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, जिनमें से केवल आपको एक प्रश्न का आंसर देना होता है, यानी आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार की कहानियों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर ध्रुव यात्रा से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथास्तु संक्षेप में लिखिए। तो ये हमारा एक प्रश्न हो जाता है। और दूसरे नंबर पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो पंचलाइट से पूछा जाता है। पंचलाइट से प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है बहादुर कहानी से पूछा जाता है। तो इसका जो प्रश्न पूछा जाता है बहादुर कहानी का कथास्तु यानी सारांश लिखिए अथवा करके फिर पूछा जाता है बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं 4 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से 3 प्रश्न आने ही आने हैं, जिनमें से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा और आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इन प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल सके, उनको पता चल सके कि महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने उन्हीं 4 प्रश्नों का समावेश किया है जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आते हैं ध्रुव यात्रा कहानी पर। ध्रुव यात्रा कहानी के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। और इससे हमें जो प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, सबसे पहला नंबर का प्रश्न है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथास्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं अथवा करके पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी का उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानीकार जैनेन्द्र की उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। इसका सारांश इस प्रकार है। राजा रिपुदमन बहादुर की उर्मिला नामक एक प्रेमिका है, जिससे वह पहले से विवाह के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना चुका था। वह उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका से पति पत्नीवत संबंध बना चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। इसके बाद हम आगे लिखेंगे उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो उसने पूर्ण कर ली, लेकिन उसका मन व्याकुल रहने लगा। वह भारत लौटा। उसके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां हुई। वह बंबई से दिल्ली आ गया। यह सब समाचार उर्मिला समाचार पत्रों में पढ़ती रही। रिपुदमन को नींद कम आती थी। उसका मन
पर काबू नहीं रहता था, अतः वह उपचारार्थ मारुति आचार्य के पास पहुंचा। मारुति आचार्य ने उसे विजेता कहकर पुकारा तो उसने कहा कि मैं रोगी हूँ। उसने कहा कि मैं रोगी हूँ। विजेता छल है। उसने रिपुदमन से अगले दिन 3:20 पर आने को कहा तथा डायरी में पूर्ण दिनचर्या एवं खर्च लिखने को कहकर उसे विदा कर दिया। अगले दिन जब वह समय पर पहुंचा, आचार्य ने सब कुछ देखकर कहा, तुम्हें कोई रोग नहीं है। आचार्य ने रिपुदमन को बताया कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम्हें अच्छे संबंध मिल सकते हैं, उन्हें चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो गृहस्थ आश्रम का द्वार है। गुरुजी ने बताया कि विवाह कोई अनिष्ट चीज नहीं है, वह गृहस्थ आश्रम का द्वार है। लेकिन रिपुदमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मारुति ने परसों मिलने की बात कही। अगले दिन वह सिनेमा गया। वहां उसकी भेंट उर्मिला से हो गई। वह बच्चे को लाई थी, यानी जब वह रिपुदमन से मिलने आई थी तो बच्चे को लेकर आई हुई थी। रिपुदमन ने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन उर्मिला उसे अपने कंधों से चिपकाकर जीने पर चढ़ती चली गई। उसने घंटी बजाकर एक आदमी को बॉक्स पर बुलाया और 2 आइसक्रीम लाने का आदेश दिया। रिपुदमन ने उर्मिला से बच्चों के विषय में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब नाम तुम ही रखोगे। उसने 2 नाम सुझाए, लेकिन उर्मिला ने कहा, मैं इसे मधु कहती हूँ। उर्मिला ने उस बच्चे का नाम बताया। उसने कहा कि मैं इस बच्चे को मधु कहती हूँ। सिनेमा देखना बीच में छोड़कर दोनों ने बीती जिंदगी की चर्चा की। दोनों ने सिनेमा देखने को छोड़कर अपने बीती हुई जिंदगी के बारे में चर्चा किया। रिपुदमन ने कहा, उर्मिला तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उर्मिला बोली, मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ, तुम अपने भीतर के वेग को शिथिल ना करो, तीर की भांति लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखना कि पीछे एक है, इसी के लिए जीती है। राजा तुम्हें रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। उसने इतनी बात राजा रिपुदमन से कहा, यानी उर्मिला ने राजा रिपुदमन से इतनी बात कहा। राजा ने कहा, मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था और उसने विवाह का सुझाव दिया है। उर्मिला उसे ढोंगी कहती है तथा कहती है कि वह प्रगतिशीलता में बाधक है, यानी वो गुरुजी को बताती है कि वो प्रगतिशीलता में बाधक है। तेजस्विता का अपहरता है। रिपुदमन कहता है कि मुझे जाना ही होगा, तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता। राजा रिपुदमन कहता है कि तुम्हारा प्रेम जो है वो दया नहीं जानता है। इसके बाद वह दिए गए समयानुसार मारुति आचार्य से मिलने जाता है। उनके पूछने पर उर्मिला के विषय में बताता है। आचार्य कहता है, ठीक है, तुम उसी से शादी कर लो, वह धनंजयी की बेटी है। उर्मिला को बताते हैं आचार्य जी कि वह धनंजयी की बेटी है। इस प्रकार से वह मेरी ही बेटी है। आचार्य जी ने कहा कि यदि वह धनंजयी की बेटी है तो वह मेरी भी बेटी है, मैं उसको समझा दूंगा। उर्मिला आचार्य से मिलती है तो वह भी अनेक प्रकार से उसे समझाता है। फिर रिपुदमन उससे पूछता है कि तुम आचार्य से मिली, अब बताओ मुझे क्या करना है। वह कहती है कि उसके बाद आगे लिखेंगे हम, तुम्हें अब दक्षिणी ध्रुव पर जाना है, यानी वह कहती है कि अब तुम्हें दक्षिणी ध्रुव पर जाना है। वह सरलैंड द्वीप के लिए जहाज तय कर लेता है तथा परसों जाने की बात कहता है। इस पर उर्मिला कहती है, नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। वो कहती है कि नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। तो इस प्रकार से रिपुदमन कहता है कि मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। यह खबर सर्वत्र फैल जाती है,
कि रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जा रहा है। उर्मिला भी कल्पनाओं में खोई रहती है। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक दलपति। तीसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में सने पाए गए हैं। गोली का कनपटी के आर पार निशाना है। अखबारों ने अपने विशेषांक में मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र को भी छापा था। उसमें यात्रा को निजी कारणों से किया जाना बताया गया था। कहा गया कि इस बार मुझे वापस नहीं आना था, यानी कहा था कि इस बार मुझे वापस नहीं आना था। दक्षिणी ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी, मुझे संतोष है कि मैं किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय शिष्य के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें, यानी भगवान मेरे प्रिय शिष्य के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। लक्ष्य के प्रति उड़ान भरी कहानी का करुणांत हो जाता है। लक्ष्य के प्रति उड़ान भरी कहानी का करुणांत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें लक्ष्य प्राप्ति की बात पर कथानक राजा रिपुदन सिंह की अपनी प्रेमिका से खटक गई थी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी की लक्ष्य निष्ठा पर शान चढ़ाई, जिसकी चरम परिणयत नायक का करुणांत हुआ। इसके बाद हम आगे लिखेंगे अत्युच्च। इसमें है अत्युच्च लक्ष्य निष्ठा सांसारिक बंधनों से बहुत ऊपर होती है। कथाकार ने इसी तथ्य को कहानी में साकार किया है। रिपुदमन की एक भूल से उर्मिला चिढ़ गई तथा जीवन खंडहार हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है, यानी ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथास्तु संक्षेप में लिखिए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसके बाद हम ध्रुव यात्रा के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार की बोर्ड परीक्षा में 100% आना निश्चित है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इसमें मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया है। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है, यानी जो प्रेम होता है प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में जो होता है वो स्वार्थता होती है। प्रेम पवित्र होता है और विवाह में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। प्रेम की पवित्रता को आशीर्वाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। इसका मतलब यह है कि प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। प्रेम की पवित्रता को आशीर्वाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे वाले का यानी दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हो जाता है।
यानी प्रश्न संख्या 2 है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से ध्रुव यात्रा कहानी से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न का उत्तर हमने आपको बताया। पहला प्रश्न था हमारा, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा संक्षेप में लिखिए। और दूसरा प्रश्न था हमारा, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से हमारा ध्रुव यात्रा से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पंचलाइट से पूछा जाता है। पंचलाइट से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है जो इस प्रकार से है। पंचलाइट से प्रश्न पूछा जाता है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं वह फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम इसके उत्तर में लिखेंगे, पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है। ये जो कहानी है वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण जीवन का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और गांव की दलबंदी, संकीर्णता और सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इस कहानी को जब हम लिखेंगे, इसके उद्देश्य को, तो हम हेडिंग देकर लिखेंगे। इसके हेडिंग में हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कथानक। हम कथानक की हेडिंग देंगे और लिखेंगे, गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी गई। यानी गांव के महतो द्वारा रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदी गई। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। जब पंचलाइट खरीदी जाती है प्रिय छात्रों, तो उसके उद्घाटन के लिए एक प्रकार का महोत्सव यानी पूजन का आयोजन होता है। संध्या समय पर यानी शाम के समय कीर्तन मंडली आती है, औरतें इकट्ठे होती हैं। जाहिर सी बात है, जब गांव में कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है तो एक मंडली यानी लोग इकट्ठा होते हैं और उसके विषय में चर्चा करते हैं, भजन कीर्तन होता है या कोई अन्य सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाता है। किंतु एन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। अब ये बात आ गई कि पंचलाइट तो खरीद लाए वो लोग, लेकिन पंचलाइट जलाने के लिए लगता था कि महतो की टोली में कोई जानकार नहीं है। तो गांव के दूसरी टोली वाले ताना कसते थे। जब गांव में कोई जानकार नहीं था पंचलाइट जलाने के लिए, तो दूसरे गांव वालों ने सुना तो वह तरह तरह की बातें बोलने लगे कि इन गांव वालों को पंचलाइट जलाना ही नहीं आता है। अतः वह उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते हैं। गांव की एक लड़की मुनरी, यानी उस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम मुनरी था, जिसके प्रेमी गोधन को, वो लड़की जो थी मुनरी थी और मुनरी का प्रेमी कौन था, उसका बॉयफ्रेंड कौन था, गोधन था। तो गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत कर दिया गया है। यानी गांव की एक लड़की थी मुनरी और उसका प्रेमी था गोधन, और गोधन जो था उसको सिनेमा गीत गाने का बहुत बड़ा शौक था। और जब वो सिनेमा गीत गाया तो उसके अपराध में गांव वालों ने उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया, यानी जाति से बाहर कर दिया उसको। तो बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। यानी गांव की लड़की मुनरी, उस गांव की एक लड़की थी जिसका नाम मुनरी था और उसका प्रेमी था गोधन, और गोधन जो था वो सिनेमा गीत गाने के अपराध में गांव से बाहर कर दिया गया था, जाति से बाहर कर दिया गया था। तो मुनरी बताती है कि उसका प्रेमी है जो गोधन है, उसको पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट जलाना आता है। टोली का सरदार अपनी जात की लड़की की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की
सजा को वापस ले लेता है। यहाँ बहुत ही बड़ी मजेदार बात हो जाती है कि जब मुनरी के प्रेमी को पंचलाइट जलाना आता था तो उसने गांव वालों से बताया कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, और गांव में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। तो टोली के सरदार को जब यह बात पता चली तो उसने यानी टोली के सरदार ने अपने जात की प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठा इस प्रकार की थी कि उस गांव में कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था, केवल गोधन जानता था, और गोधन को जाति से बाहर कर दिया गया था। तो अब उसकी सजा को माफ किया गया कि वो पंचलाइट जलाने आए। तो आगे है गोधन बुलाया जाता है। तो जब गोधन बुलाया जाता है तो वह बिना स्पिरिट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है। यानी गोधन आता है और वह बिना स्पिरिट के ही गरी के तेल द्वारा पंचलाइट को जला देता है और अपनी दक्षता को सिद्ध कर देता है, और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। यानी जब वो पंचलाइट जला देता है तो सभी लोग यानी गांव वाले उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसके बाद हम इसमें दूसरा हेडिंग लिखेंगे, पात्र और चरित्र चित्रण। इसमें पात्र और चरित्र चित्रण का हेडिंग देंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे, कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। इसमें जो चरित्र चित्रण है तो कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। सरदार, दीवान, गुलरी, फुटंगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? सरदार करते हैं, वहां के दीवान करते हैं, गुलरी करते हैं, फुटंगी करते हैं, यानी वहां के बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग करते हैं। वह स्वच्छंद आचरण के विरोधी हैं। कल पुर्जों वाली चीज की पूजा करने के लिए अंधविश्वास के समर्थक हैं। यानी गांव वाले अंधविश्वास को मानने वाले लोग हैं। उसके बाद हम आगे लिखेंगे, मुनरी और गोधन के चरित्र गांव के दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रगतिशील विचारों वाले हैं। गोधन स्वतंत्र विचारों वाला युवक है। गोधन जो है वो बहुत ही स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति है। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे हेडिंग पर। हम तीसरी हेडिंग लिखेंगे, कथोपकथन। इसमें लिखेंगे, कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। संवादों में कृत्रिमता नहीं है, यानी संवादों में कोई कृत्रिमता नहीं है। संवादों में व्यंग और विनोद की बहुलता है, यानी उन लोगों की बातचीत में बहुत ही हास्यप्रद चीज है। इसके बाद हम चौथी हेडिंग लिखेंगे, कहानी में वातावरण की प्रधानता है। चौथी हेडिंग रहेगी हमारी वातावरण की। तो हम लिखेंगे, कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। ग्रामांचल का सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। यानी जो भी व्यक्ति इस कहानी को पढ़ता है उस गांव का सजीव चित्र उसके समक्ष आ जाता है। देश काल और परिस्थितियों का चित्रण प्रस्तुत करने में कहानीकार को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण अंधविश्वास, रूढ़ियों और संकीर्णताओं आदि का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया गया है। यानी इसमें ग्रामीण अंधविश्वास का, रूढ़ियों का और संकीर्णताओं का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया गया है। इसके बाद हम पांचवी हेडिंग देंगे। पांचवी हेडिंग हमारी रहेगी भाषा शैली की। तो भाषा शैली में हम लोग लिखेंगे, कहानी की भाषा सरल है जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी कहानी की भाषा बहुत सरल है। यानी जब कोई कहानी अपने गांव की भाषा में लिखी जाती है तो वहां के लोग उसको समझने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम लोगों की यहाँ की भाषा हिंदी है और कोई भाषा हिंदी भाषा में कोई कहानी लिखी जाएगी तो यहाँ के सभी लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा।
तो इस प्रकार से जो ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। इसका कहने का मतलब है कि कहानी की भाषा सरल है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। यानी कहानी जो है ग्रामीणों की अशिक्षा, यानी वहां बहुत लोग अशिक्षित थे और अज्ञानी थे, तो उनके बारे में ये कहानी विशेषता बता रही है। उसके बाद आगे लिखेंगे हम, कल कब्जा, पुन्या, अलबत्ता, नेम टेम, चौका पीढ़ी आदि आंचलिक शब्दों के प्रयोग से ग्रामीण चित्रमयता सजीव हो उठी है। इस प्रकार से इस कहानी की भाषा शैली हो जाती है। और आगे है, कहानी में उर्दू के शब्दों का भी, जैसे शोरगुल, दिमाग, मायूसी, काबिल, बेवजह आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस कहानी में शोरगुल, दिमाग, मायूसी, काबिल, बेवजह, ये जो शब्द हैं ये उर्दू से लिए गए शब्द हैं। ये सब शब्द उर्दू के शब्द हैं। इसके बाद हम छठवीं हेडिंग लिखेंगे, ये हमारी लास्ट हेडिंग हो जाएगी और यहां तक लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लिखेंगे, कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बखिया उधेड़कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, यानी समक्ष रख दिया है। यानी इस कहानी में उस ग्रामीण समाज में, यानी उस गांव में जो अशिक्षा थी, अज्ञानता थी, अंधविश्वास था, रूढ़िग्रस्तता थी, उसको कहानी लेखक ने बहुत अच्छे से चित्रित किया है। और आगे है कि ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बखिया उधेड़ दी है। यानी इस प्रकार से कहानी को लिखा है कि उसकी एक तरह से धज्जियां उड़ा दी है, हम अपने शब्दों में इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये कहानी हो जाती है। हमारा ये प्रश्न दिया गया था, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश, इन दोनों का प्रश्न एक जैसा ही है अथवा करके दिया गया है, दोनों में एक ही उत्तर लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर हमने आपको अच्छे से लिखकर समझा दिया है। इसके बाद हमारी तीसरी महत्वपूर्ण कहानी आ जाती है, बहादुर। हमारी तीसरी महत्वपूर्ण कहानी है जिससे बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहादुर कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत जी हैं। तो अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी से जो हमारा एक प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, बहादुर कहानी की कथासु का सारांश लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, केवल अथवा करके दिया गया है, दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे, अमरकांत की बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली है। यानी अमरकांत जी ने जो बहादुर कहानी की रचना की है वह एक मिडिल क्लास फैमिली की है और उनकी समस्या को लेकर के उन्होंने कहानी लिखी है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है। यानी इस कहानी में एक ही बहुत बेसहारा लड़का था जिसका कोई सहारा नहीं था, उसी के ऊपर एक कहानी लिखी गई है। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा इस प्रकार से की जा सकती है। यानी इस कहानी को जब हम लिखेंगे, उद्देश्य को लिखेंगे, तो हम हेडिंग देकर लिखेंगे। और सबसे पहली हेडिंग हमारी रहने वाली है शीर्षक की। तो सबसे पहले हम शीर्षक की हेडिंग देंगे 1 नंबर पर और लिखेंगे, कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सार गर्भित तथा उपयुक्त है, या इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर आधारित है। ये जो कहानी का शीर्षक है ये बहादुर के नाम पर आधारित है। इसे पढ़कर पाठक के मन में बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति या कोई पाठक इस कहानी को पढ़ेगा तो उसको बहादुर के बारे में जानने की
इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक बहादुर वीरता का प्रतीक ना होकर, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर बहादुर वीरता का प्रतीक ना होकर पहाड़ी बालक का घरेलू नौकर का पर्याय मात्र है। यानी इस कहानी में जो बहादुर नामक लड़का था वो बहादुर वीरता का प्रतीक ना होकर पहाड़ी लड़का एक घरेलू नौकर का पर्याय मात्र है, यानी वो एक घरेलू नौकर है। बहादुर से मतलब ये नहीं कि वो बहुत बहादुर है, यानी बहादुर किसी की वीरता का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार से यह एक उपयुक्त शीर्षक है, यानी बहादुर इस कहानी का उपयुक्त शीर्षक है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर हेडिंग देंगे कथानक का, और कथानक में लिखेंगे प्रस्तुत कहानी का कथानक अति संक्षिप्त तथा कौतूहलपूर्ण है। यह 12-13 वर्ष के पहाड़ी बालक बहादुर की दयनीय दशा को प्रकट करने वाली कहानी है। यानी इस कहानी में बहादुर नामक लड़के की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, जो मां की मार और उपेक्षा से खींचकर शहर भाग आया था। यानी बहादुर नामक लड़का जो था वो अपनी मां की डांट मार से अपना घर द्वार छोड़ करके शहर भाग आया था। यहाँ वह एक निर्मला के यहाँ नौकरी करता था। जब बहादुर अपने घर को छोड़ करके शहर भाग आया था तो वो निर्मला के यहाँ नौकरी करता था, यानी वो एक नौकर बन गया था। वह मेहनत तथा ईमानदारी से कार्य करता था, यानी जब उसने नौकरी किया तो वो मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता था, परंतु मालकिन उस पर सदा अविश्वास करती थी। उसकी मालकिन उस पर विश्वास नहीं करती थी। उसके बाद आगे लिखेंगे हम कि उसे डांटती फटकारती हैं, यानी बहादुर जिसके यहाँ नौकरी करता है उसकी मालकिन उसे डांटती फटकारती हैं और स्वयं रोटी बनाने को कहती हैं, यानी वो बहादुर से रोटी बनाने के लिए भी कहती हैं। बार बार पिटने और धमकाए जाने की वजह से बहादुर से भी त्रुटियां हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब आपको कोई बार बार डांटेगा फटकारेगा तो आप अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, आपसे गलतियां हो जाना स्वाभाविक है, आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार से बहादुर से भी गलतियां हो जाती हैं। एक दिन निर्मला के यहाँ कोई संबंधी आए, यानी उसका कोई नातेदार रिश्तेदार जिसको हम मेहमान बोलते हैं आया, जिनके 11 रुपये खो गए। तो जब उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया तो उनका 11 रुपया खो गया। संदेह में बहादुर को क्रूरता के साथ पीटा गया। बहादुर उनके यहाँ नौकरी करता था, जब उनके संबंधी का यानी उनके रिश्तेदार का 11 रुपया खो गया तो उन लोगों ने बहादुर के ऊपर शक किया और बहादुर की जी तोड़ पिटाई कर दी। बहादुर अपना सभी सामान छोड़कर भाग आया। जब उसकी पिटाई हुई तो वो अपना सामान छोड़कर भाग आया। तब निर्मला एवं उनके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप भी हुआ। जब बहादुर वहां से छोड़कर भाग आया तो निर्मला को और उनके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी बाद में वो पछताए भी। यह कहानी की मूल घटना है, तो पूरे कहानी में यही घटना होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम हेडिंग देंगे पात्र तथा चरित्र चित्रण। इस हेडिंग में हम लिखेंगे कि इस कहानी के पात्र कौन है और उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार से किया गया है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है, यानी इस कहानी को जो लिखा गया इसमें सीमित मात्रा में पात्र हैं, ज्यादा पात्र नहीं है, यानी इस कहानी में ज्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया है। इसमें केवल 4 प्रमुख पात्र हैं। इसमें जो कहानी में भाग लेने वाले हैं प्रमुख रूप से 4 लोग हैं। पहले नंबर पर है बहादुर, दूसरा है निर्मला, तीसरे में है उसका पति और चौथे नंबर पर उसका पुत्र किशोर है। तो किशोर किसका पुत्र है? निर्मला और उसके पति का, यानी निर्मला और उसके पति का पुत्र कौन है? किशोर है। ये सभी पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। ये चारों पात्र जो हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं। बहादुर इसका सर्वप्रमुख पात्र है, यानी इसका मेन पात्र, इसका मुख्य पात्र क्या है, कौन है?
बहादुर है। वह 12-13 वर्ष का पहाड़ी बालक है। बहादुर पहाड़ी बालक है जिसकी उम्र मात्र 12-13 साल की है, जो अपनी माँ की मारपीट से खींचकर भाग आया है, जो अपनी माँ की मारपीट के डर से गुस्सा होकर के भाग आया है। इसके चरित्र को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसकी मानसिक दशा के परिवर्तन को बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया गया है। उसके बाद आगे हम लिखेंगे, उसकी मानसिक दशा के परिवर्तन को बड़ी कुशलता से चित्रित किया गया है। वह निम्न दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। यानी बहादुर नामक जो पहाड़ी लड़का है वह निम्न वर्ग का दलित वर्ग का प्रतिनिधि है, यानी वो दलित वर्ग का लड़का है। कहानी के अन्य पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। आर्थिक तंगी होते हुए भी यह वर्ग अपनी सफेद पोशी को बनाए रखता है। लेखक की सहानुभूति इस वर्ग के साथ भी है, यानी लेखक इस वर्ग के साथ भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता है। लेखक ने इस वर्ग की आंतरिक मानसिक स्थिति का सहानुभूत वर्णन किया, यानी सहानुभूत ढंग से चित्रण किया है। इस प्रकार लेखक को पात्रों के चरित्र चित्रण में सफलता मिली है, यानी इस प्रकार से लेखक ने पात्रों के चरित्र चित्रण का वर्णन किया है। इसके बाद हमारा चौथा हेडिंग संवाद योजना आ जाता है। संवाद योजना में हम लिखेंगे, आलोच्य कहानी के कथोपकथन संक्षिप्त, रोचक तथा गतिशील हैं। संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। निर्मला के पति का बहादुर के प्रति उपेक्षा भाव, निर्मला और उनके रिश्तेदारों की कठोर हृदयता, किशोर का मानवता के विरुद्ध व्यवहार, सभी कुछ उनकी बातचीत से प्रकट हो जाता है। इस प्रकार कहानी के कथोपकथन उत्कृष्ट तथा प्रभावपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये हमारा संवाद योजना हो जाता है। इसके बाद में हमारी पांचवी हेडिंग हो जाएगी। पांचवी हेडिंग में है देश, काल और वातावरण। इसमें हम लिखेंगे, कहानी की रचना देश काल को ध्यान में रखकर हुई है, अतः इसमें वातावरण का प्रभावशाली रूप दिखाई पड़ता है। संपूर्ण घटना निर्मला के घर में घटित होती है, यानी जो ये कहानी में घटना घटित होती है निर्मला के घर में घटित होती है। घर के निवासियों, रिश्तेदारों के व्यवहार और वार्तालाप से उसके वातावरण में वास्तविक रूप का हमारे सामने आ जाता है। घटना के अनुरूप ही समग्र वातावरण में सघनता तथा गंभीरता आ जाती है, जो कहानी के अंत में चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। वातावरण के इसी असाधारण तथा कलापूर्ण चित्रण के कारण सारी कहानी का एक वास्तविक घटना जैसी प्रतीत होती है। तो ये हमारा हो जाता है देश, काल और वातावरण। इसके बाद हमारी छठवीं हेडिंग हो जाएगी। इसमें हम इसकी भाषा शैली लिखेंगे। भाषा शैली में हम लिखेंगे, कहानी में सामान्य लोगों की चलती हुई व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर सामान्य भाषा का इस कहानी में प्रयोग किया गया है। कहानी की भाषा वक्रता तथा घुमाव फिराव में सर्वथा दूर, सरल तथा स्वाभाविक है। इस कहानी में बहुत ही सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों जैसे बर्दाश्त, शराफत, तमीज, शायद, अफसोस आदि ये सब उर्दू के शब्द हैं। दोहरे शब्दों जैसे सिलबट्टा, रुपया, पैसा, रोबदाब, नौकर चाकर ये सब दोहरे शब्द हैं। और मुहावरों में चारपाई तोड़ना, हाल टाइट कर देना आदि। जैसे गांव में लोग बोलते हैं कि तुम बैठे बैठे खा रहे हो, चारपाई तोड़ रहे हो, और उसके बाद कहते हैं मैं तुम्हारा हाल टाइट कर दूंगा। तो इस प्रकार की जो मुहावरे होते हैं वो अक्सर गांव की भाषा में बोले जाते हैं। तो ये सब गांव की भाषा बहुत ही सरल भाषा हो जाती है। तथा क्रोध परक शब्दों, फ्लर्ट, मुक्की आदि का यथास्थान प्रयोग करके उपयुक्त वातावरण के सृष्टि की गई है। यानी इसमें क्रोध परक शब्द है फ्लर्ट और मुक्की, जिनका प्रयोग करके उपयुक्त
वातावरण की सृष्टि की गई है, यानी इस कहानी की रचना की गई है। इसके बाद 7वीं हेडिंग और हमारी सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग हो जाती है उद्देश्य की। हमें इस कहानी का उद्देश्य लिखना है, तो हम लिखेंगे कहानी निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है, यानी ये कहानी मिडिल क्लास फैमिली के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। यह कहानी में बताता है कि आज का जो समाज है, आज के जो लोग हैं, वो झूठा दिखावा और झूठी शान शौकत में विश्वास करते हैं और वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है, यानी आधुनिक जीवन के लोग बनावटी जीवन जीना पसंद करते हैं। कहानीकार के निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा गया है। उसमें वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया गया है। कहानी का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति ही वर्ग भेद मिटा सकती है, यानी जब लोग एक दूसरे से सहानुभूति का व्यवहार करेंगे तभी वर्ग भेद मिटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं और जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से कक्षा 12 में हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला है। हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं कि ध्रुव यात्रा से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा तो अपने शब्दों में लिखिए। ये दोनों एक जैसे प्रश्न है, एक ही प्रश्न है, इन दोनों का उत्तर एक जैसा ही होगा। इसके बाद ध्रुव यात्रा से हमारा जो दूसरा प्रश्न पूछा जाना है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इस प्रकार से है। दूसरा प्रश्न है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हो जाता है। और तीसरा प्रश्न जो हमसे पूछा जाएगा, तीसरा प्रश्न रहेगा पंचलाइट से, जिसके लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, और इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। उसके बाद जो चौथा प्रश्न हमसे पूछा जाना है, चौथे प्रश्न हमारे रहेंगे वो बहादुर कहानी से रहेगा। बहादुर कहानी हमारी अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है और इससे जो हमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, बहादुर कहानी की कथास्तु सारांश लिखिए, यानी कथास्तु या सारांश दोनों एक ही होता है। और फिर अथवा करके दिया है बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये दोनों भी प्रश्न एक जैसे हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 प्रश्न बताया है और 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% आने हैं। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप लिख कर ले लीजिए, लिख कर दे रहा हूं मैं। 3 प्रश्न 100% आएंगे, जिनमें से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा और एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो आप लोग इन चारों प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और परीक्षा में इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। आपको बड़े ही सरलता से 5 अंक दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। धन्यवाद।